Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in maths class. Students, today we are going to study maths chapter 13, direct and inverse proportion. Students, first of all we are going to discuss about what is direct proportion. Okay, what is direct proportion? Two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant. It means यदि दोनों क्वांटिटीज़ x और y साथ साथ इंक्रीज होते हैं और साथ साथ डिक्रीज होते हैं, ओके यदि दोनों क्वांटिटीज़ x और y साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक टॉफ़ी 2 रुपीज़ का लिया, ओके एक टॉफ़ी का प्राइस आपको 2 रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो 10 टॉफ़ी लेंगे तो कितना देना पड़ेगा? 20 रुपीज़ देना पड़ेगा. मीन्स जितना ही अधिक टॉफ़ी आप लेंगे उतना ही ज़्यादा प्राइस देना होगा. ओके एक टॉफ़ी लेते हैं तो 2 रुपीज़ देना पड़ रहा है, 10 टॉफ़ी लेंगे तो 20 रुपीज़ देना पड़ेगा. ओके 20 टॉफ़ी लेंगे तो 40 रुपीज़ देना पड़ेगा. ओके मीन्स इधर एक तरफ आपका नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ जब इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी भी इंक्रीज़ हो रहा है. ओके मीन्स जितना अधिक टॉफ़ी लेंगे उतना अधिक प्राइस देना पड़ेगा, जितना कम टॉफ़ी लेंगे उतना कम प्राइस देना पड़ेगा. तो साथ साथ दोनों बढ़ रहे हैं और दोनों घट रहे हैं. मीन्स नंबर ऑफ़ टॉफ़ी बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी भी बढ़ता जा रहा है, उसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है. और नंबर ऑफ़ टॉफ़ी जब डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ टॉफ़ी को यदि घटा रहे हैं तो उसका प्राइस भी कम हो जा रहा है. ओके तो जब दोनों क्वांटिटीज़ एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे. x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ओके x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Next point is inverse proportion. What is inverse proportion? Two quantities x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x causes a proportional decrease in y and vice versa, in such a manner that the product of their corresponding values remains constant. It means यदि टू क्वांटिटीज़ में x एंड y आर सेट टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन. मीन्स यदि दो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें एक इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा. ओके और पहला डिक्रीज होता है तो दूसरा क्या होगा? इंक्रीज होगा. ओके तो उसे हम क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन. तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं. फॉर एग्जांपल, यदि कोई बिल्डिंग बनाना है, ओके यदि 100 वर्कर्स को लगाए जाते हैं तो बिल्डिंग मान लीजिए 7 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है. ओके 100 वर्कर्स लगाए जाते हैं तो वो बिल्डिंग 7 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है. ओके यदि हम वर्कर्स के नंबर को कम कर दें तो बिल्डिंग को तैयार होने में क्या होगा? ज़्यादा दिन लगेगा. मीन्स यदि वर्कर्स को हम कम कर देंगे तो दिन क्या होगा? ज़्यादा लगेगा. ओके वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन में तैयार होगा. उसी तरह से यदि वर्कर्स के नंबर को हम बढ़ा दें, वर्कर्स की संख्या को यदि हम बढ़ा दें तो वो बिल्डिंग कम दिन में ही तैयार हो जाएगा. ओके तो एक तरफ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स यदि इंक्रीज होता है तो डेज़ क्या होता है? डिक्रीज होता है. मीन्स नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ाया जाता है तो कम दिन ही लगता है, डेज डिक्रीज हो जाता है. उसी तरह से नंबर ऑफ़ वर्कर्स यदि डिक्रीज किया जाता है, मीन्स नंबर ऑफ़ वर्कर्स को कम कर दिया जाता है तो दिन ज़्यादा लगता है, बिल्डिंग को तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है. तो इस प्रकार से ये किस में है? इन्वर्स प्रोपोर्शन में है. मीन्स एक क्वांटिटी घटता है तो दूसरा क्वांटिटी क्या होता है? बढ़ जाता है. उसी तरह से वाइस वर्सा मीन्स एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, या एक घटता है तो दूसरा बढ़ जाता है. ओके तो इस प्रकार से ये किस में हो जाएंगे? इन्वर्स प्रोपोर्शन में. इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस फार्मूला को यूज़ करेंगे? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1.
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैज़ गिवन फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू। मीन्स कार को पार्किंग किया जाता है, यदि 4 आवर तक पार्किंग किया जाता है तो उसका चार्ज कितना देना पड़ता है, 60 रुपीज़। उसी तरह से 8 आवर जब पार्किंग किया जाता है तो उसका कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपीज़। 12 आवर पार्किंग किया जाता है तो उसका 140 रुपीज़ चार्ज दिया जाता है, और 24 आवर जब पार्किंग किया जाता है तो 180 रुपीज़ दिया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट आपको इसमें क्या बताना है, चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्या ये जो चार्जेज हैं उसके ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख सकते हैं 4 आवर का 60 रुपीज़ दिया जाता है, तो 8 आवर का कितना होना चाहिए, 120 रुपीज़ होना चाहिए। ओके, उसी तरह से 12 आवर के कितना होना चाहिए, 4 आवर का 60 रुपीज़ है तो 12 आवर का 180 रुपीज़ होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ कितना दिया जा रहा है, 140 रुपीज़। 24 आवर का 180 रुपीज़। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि 4 आवर का 60 रुपीज़ तो 8 आवर का कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़ हो जाएगा, बट यहाँ 100 रुपीज़ दिया हुआ है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Solution of question number first. No, the parking charges are not in direct proportion to the parking time. Okay. Next question, question number second has given a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table find the parts of base that need to be added. यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1 है तो पार्ट्स ऑफ बेस कितना लगता है, 8। उसी तरह से पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट यदि 4 होगा तो पार्ट्स ऑफ बेस कितना होगा, यदि रेड पिगमेंट 7 होगा तो बेस क्या होगा, 12 होगा रेड पिगमेंट तो बेस क्या होगा, और रेड पिगमेंट 20 होगा तो बेस क्या होगा। ओके, तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं यदि ये 1 है तो ये 8 है, ये 1 4 जा हो जाता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है तो ये भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। ये 7 टाइम्स बढ़ जाता है, 1 7 जा तो यहाँ 8 7 जा 56, 1 12 जा तो 8 12 जा 96, 120 जा तो यहाँ पर भी 8 20 जा 160 हो जाएगा। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 4 7 12 20, तो पार्ट्स ऑफ बेस क्या हो गया, 8, 1 4 जा 4, 8 4 जा 32, 1 7 जा 7, 8 7 जा 56, 1 12 जा 12, 8 12 जा 96, 1 20 जा 20, 8 20 जा 160। ओके, next question, question number third has given in question 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इफ़ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, यदि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए 75 ml बेस की आवश्यकता हो तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml। तो 1800 ml बेस है तो उसमें रेड पिगमेंट का कितना पार्ट मिलाया जाना चाहिए। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Solution of question number third, let required red pigment with 1800 ml base be X। मान लिया कि 1800 ml बेस के लिए रेड पिगमेंट की आवश्यकता कितनी है, X है। सिंस इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि जितना ही हम रेड पिगमेंट लेंगे उतना ही अधिक बेस की आवश्यकता पड़ेगी, या जितना ही अधिक बेस लेंगे उतना ही रेड पिगमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से दोनों क्वांटिटी साथ साथ बढ़ रहा है और साथ साथ घट रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो ये x1 है, x2 y1 और y2, तो ये 1 अपॉन 75। ओके, 1 पार्ट के लिए 75 ml बेस की ज़रूरत पड़ती है, तो 1800 ml बेस के लिए कितने पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी, x। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 1800 अपॉन 75। 75 से डिवाइड करेंगे 1800 में तो कितना आ जाएगा, 24। 24 1 जा 24 पार्ट्स। सो द रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट इज 24 पार्ट्स। ओके,
Next question number 4 has given a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hour. एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में जो मशीन है वह 840 बॉटल्स को 6 आवर में फिल करती है. हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स. तो ये मशीन 5 आवर्स में कितने बॉटल को फिल करेगी. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि 840 बॉटल को फिल करने में 6 आवर लगता है. तो 5 आवर में, यदि 6 आवर में 840 बॉटल को फिल करता है तो 5 आवर में और कम बॉटल को फिल करेगा. मीन्स जैसे जैसे हम टाइम को घटाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ बॉटल भी घटता जाएगा. टाइम जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही अधिक बॉटल फिल होगा. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों क्वांटिटी साथ साथ बढ़ रहे हैं और साथ साथ घट रहे हैं. तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Solution of question number 4. Let the number of bottle fill in 5 hours be x. मान लिया कि 5 आवर में कितने बॉटल फिल होते हैं. x बॉटल फिल होते हैं. ओके, अब हम ये टेबल बनाएंगे. नंबर ऑफ बॉटल एंड टाइम इन आवर. नंबर ऑफ बॉटल कितने 840 बॉटल हैं तो टाइम कितना लगता है 6 आवर. यदि 5 आवर हमारे पास टाइम है तो उसमें कितने बॉटल फिल होंगे. मान लिया कि x बॉटल फिल होंगे. ओके, सिंस इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन देयरफॉर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देयरफॉर x इज इक्वल टू 840 इंटू 5 अपॉन 6. 840 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 इंटू 5 इज इक्वल टू 700 bottles. So required number of bottle is 700. Okay, similarly you can solve question number 5 and 6 as homework. Okay, thanks.